अक्सर बच्चे मेरे से सवाल करते हैं कि सर ट्रिगो का इस्तेमाल कहाँ है। हम जीवन में साइन थीटा कॉस थीटा कभी आलू गोभी सब्जी खरीदने में तो कभी नहीं लगाया। बिल्कुल सही बात है सर। ये ट्रिग्नोमेट्री जैसे इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आलू गोभी खरीदने में तो व्यर्थ नहीं करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि कंचनजंगा की हाइट या माउंट एवरेस्ट की हाइट कैसे नापी गई होगी, तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इतना बड़ा इंची टेप तो शायद किसी के पास नहीं है। आज के युग में गैजेट्स बहुत सारे हैं, लेकिन उस समय जब हमारे पास कुछ नहीं था तब हमारे पास एक हथियार था, यानी ट्रिग्नोमेट्री थी। और एक टॉपिक था सिमिलर ट्रायंगल्स। तो ट्रिग्नोमेट्री और सिमिलर ट्रायंगल का जो मिश्रण होता है वो बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर देता है। हाइट्स एंड डिस्टेंस, एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग की हाइट्स अगर आपको नापनी हो, दूरी नापनी हो, एंगल नापना हो, इवन इवन मैंने बच्चों को एग्जांपल दिया था कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक बच्चा यहाँ से ब्लाइंड फोल्डेड मार्कर लेकर ऐसे चलेगा और वहां से भी दूसरा बच्चा ब्लाइंड फोल्डेड मार्कर लेकर ऐसे चलेगा। ब्लाइंड फोल्डेड क्यों, मैं आपको बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ ब्लाइंड फोल्डेड अगर मैं नहीं भी करूंगा तो भी मिलना बड़ा मुश्किल है और स्ट्रेट लाइन बनाना मुश्किल है, लेकिन अगर मैं ब्लाइंड फोल्ड कर दूं और क्या संभावना है कि दोनों मिल जाएंगे? आंसर बहुत कम संभावना है। तो ऐसा ही तो हमारी मेट्रोज में होता है। जब हमारे दिल्ली क्षेत्र में मेट्रो बन रही है, मैं यहाँ पर रहा हूँ दिल्ली, मैंने मेट्रो बनते हुए देखी है। तो या आप लोगों ने फ्लाईओवर ब्रिजेस बनते हुए देखा होगा कि एक छोर इधर से आता है और एक छोर इधर से आता है, बीच में मिलते हैं वो लोग। मेट्रो एक तरफ से नहीं बनती, फ्लाईओवर एक तरफ से नहीं बनते, फ्लाईओवर हमेशा टू एंड से बनते हैं और उसको बीच में लाके जोड़ा जाता है। आप मुझे बताओ, एक इस साइड वाले इंजीनियर से अगर 2 इंच का भी फर्क आ गया ना तो ये कभी भी मिलेंगे नहीं। ये सीधा गाड़ी वो भगवान से मिलेगा जाकर। तो कहानी ये है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एप्लीकेशन हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हर जगह है। आप और मैं नहीं करते वो बात अलग है, लेकिन जहां पर हम जिन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एस्केलेटर हो, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो, उनकी हाइट्स हो, उनकी दूरी हो, इवन पार्कों में झूले हों। अभी जो रामलीलाएं आई थी वहां पर जो झूले लगाए गए थे वहां पर ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा इस्तेमाल था। कभी हम फुर्सत में बात करेंगे कि वहां पर कैसे लगी, पहले आप इस टॉपिक को सीख तो लो। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 8, विच इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जहां पर आपने साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के बारे में पढ़ाई की थी। आज हम उसकी एप्लीकेशन बताएंगे कि उसको हम अप्लाई करके क्या क्या निकाल सकते हैं। जब हम लोग क्लास 10th में थे और इवन जब स्टार्टिंग डेज ऑफ माय टीचिंग कैरियर, तो इस चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस होता था, फिर बाद में बदलकर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर दिया, जबकि क्वेश्चन सारे सेम ही है। हाइट एंड डिस्टेंस इसलिए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हेल्प्स इन हाइट्स डिस्टेंस, ठीक है ना। आप देखो ना, ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियोज जो है वो कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस को कंसिडर करके, एंड दीज आर और लेंस, हाइट्स एंड हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो इनके बीच की दूरी कैलकुलेट करना और एंगल्स का जो गेम है वो सारा का सारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कराता है। आज के इस लेक्चर में आपको क्या मिलने वाला है, देखो, एज अ स्टूडेंट आपको मिलेगा पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 9, ठीक है जी। उसके अंदर आपको, अब बच्चों के मन में ना एक कहानी होती है, एक वहम होता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन तभी आएगा जब मुझे ट्रिगो आएगा। और अगर मैं ट्रिगो में बोलूँ, आपका जो सबसे मुश्किल पार्ट था वो था लास्ट एक्सरसाइज, जहाँ पे प्रूविंग वाले क्वेश्चन थे। एक गुड न्यूज़ दूं, यहाँ पे प्रूविंग वाले क्वेश्चन का इस्तेमाल है ही नहीं। जो आपको आसान लगता था वही यहाँ पर अप्लाई होगा, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, और एक ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल थी, यानी साइन 30 की वैल्यू, कॉस 45 की वैल्यू, वो आपको टिप्स पर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर ये दो चीजें आपके पास हैं, जो कि मैं अभी यहाँ पर रिवाइज कराऊंगा, मैंने बोला है विद ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स, मैं यहाँ पर कुछ चीजें रिवाइज कराने वाला हूँ और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा। ये बात सब जानते हैं, हमारा मैथ्स का जगराता होता रहता है। अभी जैसे हमारी यहाँ पर एक सीरीज चल रही है क्रिकेट बोर्ड कप, उसमें मैं एक पहला मैच जीत चुका हूँ, ठीक है जी। तो वहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस लेकर आते हैं, बढ़िया बढ़िया बेहतरीन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, और लेक्चर्स के अंदर हमारा फोकस रहता है कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करें। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे और जानेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन कैसे करते हैं, ठीक है जी। तो इस चैप्टर को करने के लिए आपको चाहिए 3 चीज़ें। पहली, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज, जो कि मैं भी आपको देने वाला हूँ। दूसरा, अच्छी भरपूर प्यारी अंग्रेजी। अगर आपकी अंग्रेजी ठीक ठाक नहीं है तो ये चैप्टर थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा। अब इससे डीमोरलाइज ना हो,
प्रैक्टिस से तो पता नहीं क्या क्या ठीक किया जा सकता है, ठीक है ना। आपको बस कंसिस्टेंट रहना है। क्वेश्चन को देखो, जिसकी अंग्रेजी अच्छी है वो 2 बारी पढ़ लेगा और फिगर बना देगा, और जिसकी अंग्रेजी थोड़ी सी अच्छी नहीं है मेरी तरह, ठीक है, तो उसको 4 या 5 बारी क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा तब। ओके, तो अब यहाँ पर जब भी मैं एक क्वेश्चन लेकर आऊँगा तो आपको पॉज करके क्वेश्चन को आराम से समझना है, फिर मैं जो उसका हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ उसको समझना है, और फिर फिगर की हो जाना है। तो तीसरी चीज़ थी फिगर। जो फिगर है, अगर आपने अंग्रेजी को कन्वर्ट करके फिगर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब क्वेश्चन को अंग्रेजी से हिंदी में कन्वर्ट किया दिमाग में और उसको एक फिगर का रूप दे दिया, तो समझ लो 95% जंग आप जीत गए हो, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद सिर्फ मजाक है। तो माइंड माई वर्ड्स, 3 चीज़ें। पहला ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक, वो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। अंग्रेजी, वो भी मैं आपकी हेल्प करूंगा, और फिगर बनानी, वो भी मैं आपकी हेल्प करूंगा। गॉट इट? तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से क्या आना चाहिए, जैसे मैंने भी आपको बताया। हाँ जी, तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से आपको आना चाहिए सबसे पहली बात तो देयर आर 6 रेशियोज, सबको पता है। पंडित, बद्री, प्रसाद, थोड़ा खुला खुला लिखेंगे, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरी हरी बोले एंड सोना चांदी तोले। ये सबको पता है कि हमारा जो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। जो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और जो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या यहाँ पर हमको सेक, कॉसेक और कॉट वगैरह चाहिए? आंसर इज नियर अबाउट नो। क्योंकि मैं को बताता हूँ, क्योंकि जब हम यहाँ पर एक फिगर की बात करेंगे तो वहां पर परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही होगी, या परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की बात हो रही होगी, या बेस और हाइपोटेन्यूज की बात हो रही होगी, रिश्तों की बात हो रही है। तो अगर बेस और हाइपोटेन्यूज का रिश्ता ही चाहिए तो क्यों ना मैं कॉस लूं रादर देन सेक। मैं सेक और कॉसेक, सेक और कॉस दोनों ही ले सकता हूं, लेकिन मैं लूंगा क्या? कॉस, क्योंकि मैं ज्यादा फेमिलियर हूं। देखो यार, सब सब जानते हैं साइन कॉस टेन सबको ज्यादा आसान लगता है एज कम्पेयर टू सेक कॉसेक और कॉट, जबकि हमारे मन का वहम होता है क्योंकि हम सेक कॉसेक कॉट बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो बाकी चॉइस इज योर्स, आप सेक कॉसेक कॉट भी यूज कर सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होता है साइन कॉस और टेन। अगर मैं प्रिसाइसली बोलूं तो आप साइन कॉस टेन पे ज्यादा फोकस करना, और टेबल भी इन्हीं की ज्यादा याद करना, ठीक है जी। बाकी सब तो उल्टा ही है, तुम जानते हो, ठीक है ना। तो ये आ गया साइन कॉस एंड टेन, ये वैल्यू आ गई, ठीक है जी। दूसरा, हमें एक बात जाननी होगी, ध्यान से देखो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में पी बी एच होता क्या है भाई। अगर मान लेते हैं ये 90 डिग्री है, तो ये तो बात फिक्स हो गई, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है प्यारे बच्चों? हाइपोटेन्यूज होती है। एंड इफ दिस इज थीटा, अगर ये हमारा थीटा है, तो मैंने बताया था, एक जाप करने को बोला था, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो जिन बच्चों को नहीं पता बता दूं, जिनका ट्रिगो वीक है, तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एंगल के, मैं इंग्लिश में भी लिख सकता हूं, साइड अपोजिट टू गिवन एंगल इज परपेंडिकुलर, लेकिन हिंदी में तो फीलिंग अपनी है ना, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ठीक है जी। तो ये हो गया बेटा हमारा P, और ये जो बच गया वो बेस। इफ इन केस ये वाला एंगल होता तो ये परपेंडिकुलर होती और ये बेस हो जाता। तो बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड ऑन द एंगल। जो भी एंगल आपको गिवन होगा, अगर एंगल C पर खेल रहे हो तो ये परपेंडिकुलर, एंगल A पर खेल रहे हो तो ये परपेंडिकुलर, बची हुई साइड बेस हो जाएगी। हाइपोटेन्यूज अपनी जगह से कभी भी हिलेगी नहीं। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है टेबल। तो आपको एक टेबल याद करनी पड़ेगी, ठीक है जी। अगर आपको टेबल बनाने की ट्रिक देखनी है कि वो टेबल की ट्रिक क्या है, तो आपको मेरे ट्रिग्नोमेट्री के वन शॉट पे जाना पड़ेगा, और वहां जाके आपको टेबल की एक ट्रिक मिल जाएगी, ठीक है जी। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे याद ही करनी है, देखो मैं भी प्रेफरेंस तो ये दूंगा कि आप याद करो बनाने से बजाय। बनाना आप सीख लेना, लेकिन वो आप तब, जब तक आप मान लो अगर फरवरी तक आपसे ये याद नहीं हो रही है, तब आपको ट्रिक आनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप याद कर पाओगे, अच्छे से याद कर पाओगे, तो इट्स बेटर कि आप याद कर लो। और बुक के अंदर वो टेबल दी हुई है, जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 की वैल्यू हाफ होती है, 45 की वैल्यू 1/√2, एंड 60 की वैल्यू √3/2 होती है, 90 की वैल्यू 1 होती है। इस प्रकार से अगर आप टेबल याद करते हो तो आपका काम आसान हो जाएगा। ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो एक बारी मैं कहूँगा, अगर याद नहीं है तो 2 मिनट इस वीडियो को पॉज करके 2-4 बारी एक बार उस टेबल को पढ़ लो, और बाकी यहाँ पर भी थोड़ी बहुत याद हो जाएगी। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगी वैल्यू tan की, मैं आपको बता दूँ। साइन कॉस भी होगी, tan सबसे ज़्यादा होगी। चलो जी, फिर आते इस चैप्टर पर।
बेसिक में इतना ही पढ़ना है आपको, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। ट्रिग्नोमेट्री की वो आइडेंटिटीज और वो सब चीज़ें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं लेना, सीधा इतना पढ़ के आ जाओ, आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। गॉट इट। अब हम बात करते हैं एंगल्स की। अब यहाँ पर जो एंगल्स है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल्स। ये समझना, थोड़ा सा कमर सीधी कर लो और बढ़िया से समझो। टू टाइप्स ऑफ एंगल्स। पहला एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल्स ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, सही है। और एक आता है बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझो, देखो सबसे पहले तो ये हम ले लेते हैं ग्राउंड लेवल, ठीक है जी। मैं आपको बड़े प्यार से समझाऊंगा, एक बार समझ लिया जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आ गया ग्राउंड लेवल, और ये है एक भाई, बहन भी हो सकती है, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें तो अगर ये उसकी आंख है, दिख रहा है ना, तो ये वाली जो लाइन होगी इसको हम बोलते हैं नॉर्मल रे। क्या बोलते हैं? नॉर्मल रे। अब जैसे मैं अगर बिल्कुल सीधा देखता हूं, ये जो है ये तो ग्राउंड हो गया, बिल्कुल जो सीधा, ऐसे ऐसे दिखाऊं, जो मैं बिल्कुल सीधा देखता हूं ऐसे, ना मैं हल्का सा ऊपर हुआ ना मैं हल्का सा नीचे हुआ, बिल्कुल जो ये है, अगर ऐसी मेरी रे ऑफ साइट है तो इसको बोलते हैं नॉर्मल रे। अगर मैं मान लेते हैं एक सूरज को देख रहा हूं या चांद को देख रहा हूं, चांद को देखते हैं ना, क्योंकि करवा चौथ आ चुका है, ठीक है ना, तो चांद को देखते हैं, ठीक है, दिस इज मून। ओके, अगर आप मून को देख रहे हो, ये वाला एंगल बना, तो इसको बोलेंगे हम रे ऑफ साइट। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? रे ऑफ साइट, रे ऑफ साइट। दिस इज मून, this is normal ray and this is ray of sight. Okay, then the angle between normal ray and ray of sight is theta. इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको बोला जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है नीचे से ऊपर, ये ध्यान रखना। चलो मैं यहाँ पे तुम्हारा कोड वर्ड लिख देता हूँ, नीचे से ऊपर, ठीक है जी, नीचे से ऊपर देखना, उसको बोलते हैं एलिवेशन, एलिवेट करना, एलिवेशन, ठीक है ना। तो अगर आप अपनी नॉर्मल रे ऑफ साइट से ऊपर देखते हो, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी अपने घर में लगे बल्ब और ट्यूबलाइट को देखो, ठीक है जी, या अपने पंखे को देखो, दूर लगे लाइट को देख सकते हो, ठीक है जी, एक वॉल का कॉर्नर देख सकते हो, तो वो आपकी आंख का, आपकी आईज और उसका क्या बन जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। गॉट इट, ठीक है जी। इसी प्रकार दूसरी फिगर होती है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये समझ चुके होगे आप वैसे, लेकिन अगर मैं फिर बनाऊं इसको एक फिगर, क्योंकि नोट्स आर इंपॉर्टेंट। ये आता है ग्राउंड लेवल, ये आ गया प्यारे बच्चों ग्राउंड लेवल, और ये एक प्राणी फिर आया। ये बनाते हो ना, मुझे बड़ा वो लगता है डर, आशु सर की अगर तुमने एक शॉर्ट वर्ड देखी हो तो। हाँ जी, तो ये आता है हमारा फिर से नॉर्मल रे, ठीक है जी, ये आ गई हमारी नॉर्मल रे, ठीक है जी। अब इस बारी मान लो यहाँ एक चप्पल पड़ी हुई है, हम अपनी चप्पल ढूंढ रहे हैं, अक्सर घर के अंदर हम यही ढूंढते रहते हैं। तो ये जो चप्पल यहाँ पर पड़ी है, हमें अगर इसको देखना है, मुझे दिख गई, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे वहाँ पर मेरी ही चप्पल दिख रही है फिलहाल तो, ठीक है ना, तो वो एक चप्पल जैसे पड़ी हुई है, तो मेरी नॉर्मल रे ये है, लेकिन मैं देख रहा हूँ नीचे, ठीक है जी। आप अपने घर में जिस कमरे बैठे हो उसका डोर का नीचे देख लो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कई बच्चे अगर फोन में क्लास ले रहे होंगे तो उनका भी एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बन रहा हो, क्योंकि आपकी नॉर्मल रे ऐसी होगी, फोन ऐसे पड़ा हुआ होगा, तो आप ऐसे देख रहे होगे, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है जी। ये बात समझ ली, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। देखो ये है नॉर्मल रे और ये है रे ऑफ साइट, रे ऑफ साइट। तो दिस थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। नॉर्मल रे और रे ऑफ साइट अगर ऊपर है तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, नॉर्मल रे से रे ऑफ साइट नीचे है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन, नाम ऐसा सोच के दिया होगा, ठीक है जी। तो दिस इज मेरे हिसाब से ये क्लियर हो चुका होगा कि आपको रे ऑफ साइट। अच्छा, यहाँ पर मैं चप्पल लिखना भूल गए हैं, चप्पल,
स्लीपर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन चप्पल में जो फीलिंग है ना वो कहीं नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आया नीचे से ऊपर और यहाँ आया ऊपर से नीचे, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आप नॉर्मल रे ऑफ साइड से ऊपर देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नॉर्मल रे ऑफ साइड से नीचे देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। गॉट इट? क्लियर है जी? क्लियर है तो लिख दो क्लियर है जी, एक थम्स अप दे दो कि ताकि हम आगे बढ़ पाएँ। ऑल्दो ये रिकॉर्डेड है लेकिन फील हमको लाइव वाली लेनी है। आगे बढ़ेंगे जी, ठीक है जी। तो अब हमें ना सीधा ध्यान लगाना है क्वेश्चंस पर। अब आपका जो टास्क है बच्चों वो धीरे धीरे, इस चैप्टर में ना कॉन्सेप्ट नहीं है कि पहले आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करें फिर हल्के क्वेश्चन से बड़े सीधा क्वेश्चन भेंट करेंगे। क्वेश्चन दो प्रकार के, पहला सिंपल, दूसरा एडवांस। सिंपल क्वेश्चन में सिंगल ट्रायंगल बनेगा, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल के अंदर आपको काम करना है, साइन कॉस टैन में से कोई एक लगाना है और काम हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि मल्टीपल ट्रायंगल आ जाएंगे, एक ही क्वेश्चन में 2 या 3 ट्रायंगल होंगे, आपको काम राइट एंगल ट्रायंगल में करना है, तो एक ही क्वेश्चन में 2 या 2 से ज्यादा राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, तो आपको उनको उन सब में काम करके लगभग एक कंक्लूजन तक पहुंचना है, ठीक है ना। तो ये 2 प्रकार के क्वेश्चन है, पहले हम चल रहे हैं सिंगल वाले पर, ठीक है ना। तो क्या है अ सर्कस आर्टिस्ट, अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोलोगे तो इसकी फिगर शायद आपको गिवन है, लेकिन मैंने सारी फिगर्स हटा दी हैं क्योंकि मेरा मोटिव है आपकी फिगर भी हम यहां पर ही बनाएंगे। ओके, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. तो एक वर्टिकल पोल है बच्चों, एक वर्टिकल पोल है, ये ग्राउंड है, और 20 मीटर लॉन्ग रोप है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड लेवल। टॉप से ग्राउंड पर एक रस्सी को आपने टाइटली स्ट्रेच्ड, मतलब कोई उसके अंदर लूजपन नहीं है कि ताकि वो स्ट्रेट लाइन ही बन जाए। ओके ना। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर ना एक एजम्पशन भी है भैया कि यहां पर बोल दिया ना वर्टिकल पोल, वर्टिकल मतलब 90 डिग्री, वो 89 और 91 नहीं होगा। अ गर्ल इज वॉकिंग, तो वो गर्ल ऐसे वॉक नहीं करेगी, गर्ल वो ऐसे ही वॉक करेगी, समझ रहे हो, 90 डिग्री। अगर एक पेड़ है तो वो सीधा पेड़ है, वो टेढ़े वाला ऐसे वाला पेड़ नहीं है, वो सीधा ही पेड़ होगा। तो ये असम्पशन है कि यहाँ पर जो भी चीज़ ऐसे है तो वो 90 डिग्री है, वो 89 या 91 नहीं है, क्योंकि जब तक 90 नहीं होगा आप ट्रिग्नोमेट्री लगा नहीं पाओगे। ओके ना। तो ये वर्टिकल पोल हो गया और ये वो हो गया। आपको क्या बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। देखो ये कितना दिया हुआ बेटा आपको, 20 मीटर्स, सही है जी। आपको ये वाली हाइट निकालनी है। अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है। एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अब यहां पर ना एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है ना ही एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है, बस आपको ये बोल दिया एंगल मेड बाय द रोप एंड द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ओके, डन है, फिगर बन गई। अब आती है बात प्रेजेंटेशन की। क्वेश्चन में कहीं भी ए बी सी का इस्तेमाल नहीं किया गया, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर कुछ प्रेजेंट करना पड़ेगा। मैं ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट प्रेजेंटेशन में नहीं करूँगा आपके साथ, क्योंकि मुझे पता है वो आप कर लोगे। लेकिन मैं 2 से लेके 4 क्वेश्चन के अंदर यहाँ प्रेजेंटेशन दिखाने वाला हूँ, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत लगेगी मैं आपको दिखा दूंगा, और बाकी आप खुद लिख सकते हैं। कि लिखना क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है कि लेट करना है। लेट ए बी बी हाइट ऑफ पोल, ए बी बी हाइट, ओह क्या हो गया मेरी स्पेलिंग्स को, हाइट ऑफ पोल, ठीक है जी। ए सी बी लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप दैट इज 20 मीटर। समझ रहे हो। अब बेस की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है जी। अगर आपको बेस भी लिखना होता बीसी को, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ ये निकालना। अगर बोलता ना कि आपको पोल और इस पॉइंट के बीच में दूरी निकालनी, तो वो भी आप लिख देते। पर इतना ही आपको स्टार्टिंग में प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है जी। ओके, अब इस ट्रायंगल में, अब ये ट्रायंगल एक ही ट्रायंगल है, यहां पर आपको क्या निकालनी है, हाइट। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगेगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि साइन लगाऊं, टैन लगाऊं या कॉस लगाऊं। इन तीनों से बात करेंगे, क्योंकि बाकी तो इनके अपोजिट ही हैं। अगर साइन लग रहा होगा तो कॉसेक भी तो लग ही रहा होगा, बात तो एक ही है। तो बताओ साइन लगाऊं, कॉस लगाऊं और टैन लगाऊं। तो देखो ये है एंगल, इसके सामने वाली साइड है हमारी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ये रहा, हाइपोटेन्यूज ये रहा। पी और एच का रिश्ता किसका होता है, साइन का, ठीक है ना। तो यहां पर हम लगाएंगे बेटा साइन सी, यहां पर लगाएंगे हम साइन सी विच इज इक्वल्स टू ए बी डिवाइड बाय ए सी। साइन सी यानी साइन 30 डिग्री
ए बी कितना है बेटा हमारा निकालना है आपको, और ए सी कितना है आपका 20 मीटर्स। ये आ गया हमारा 1/2। अब वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना, विच इज ए बी अपॉन में 20। तो हमारी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर। तो हमें ए बी नहीं निकालना था, हमको क्या निकालना था हाइट ऑफ पोल। तो लास्ट में भी एक लाइन आएगी, देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इज इक्वल्स टू 10 मीटर। हाइट ऑफ पोल क्या होगी बेटा 10 मीटर्स होगी। बात समझ में आ गई? सही है जी, क्लियर है, समझ पाओगे बेटा? तो इस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करना है क्वेश्चन। ऑल्दो ये क्वेश्चन 1 और 2 मार्कर है, लेकिन धीरे धीरे ही तो हम आगे एलिवेट कर पाएंगे अपने आप को। और देखो, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। एक पेड़ था, ठीक है जी, वो ये पूरा पेड़ था और वो आंधी आई और टूट गया, टूट के उसका टॉप पार्ट जमीन पर आ गया। मतलब अगर मैं फिगर बनाते हैं हम लोग, तो दिस इज ग्राउंड लेवल, ये एक पेड़ था, ठीक है जी, तूफान आया यहां से वो टूट गया, टूट के जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ ऐसे गिर गया। सही है, ठीक है जी। और जो ग्राउंड को छूता है मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, और ग्राउंड के साथ एंगल कितना बना लेता है बेटा 30 डिग्री का। बहुत ही बढ़िया। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। दोबारा, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री यानी ये रहा एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये आपको कितना दे रखा है बेटा 8 मीटर। समझ रहे हो? आपको हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है, पेड़ की हाइट निकालनी है, यानी दिस एंड दिस बोथ। अब समझो, इफ दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। अगर हम इसको x लेते हैं तो ये भी तो बेटा x ही हो गया, क्योंकि यही पोर्शन तो नीचे आके गिरा है। और ये अगर हम क्या ले लेते हैं h ले लेते हैं, ये क्या ले लेते हैं h। तो अगर हम बात करें, लेट करते हैं, लेट हाइट ऑफ ट्री बी ए सी, दैट इज h प्लस x मीटर्स। सही है जी। हाइट ऑफ ट्री क्या आ गया बेटा ए सी विच इज h प्लस x मीटर्स। और हमें निकालना है, और ये एक और दिया हुआ डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ ट्री एंड बेस ऑफ टॉप ऑफ ट्री एंड बेस ऑफ ट्री इज इक्वल्स टू डी सी, जो कि कितना दिया हुआ है 8 मीटर। अब ये आपको अंग्रेजी लगानी है, बस यहाँ पे 2-4 लाइनें आपको यहाँ पेश करनी पड़ेंगी, तब जाकर बात बनेगी। बात समझ में आ गई? ठीक है जी। अब आप काम करोगे, अब ध्यान से अगर आप देखो तो आपको ये भी निकालना है, एच भी निकालना है और एक्स भी निकालना है। तो पहले एक चुनो, पहले क्या निकालोगे? तो जैसे अगर मान लो मैं एच निकालना चाहता हूं, तो ये आया परपेंडिकुलर और ये आ गया हमारा बेस, परपेंडिकुलर और बेस, तो क्या लगेगा tan 30। तो पहले हम लगाएंगे tan d विच इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन में सी डी। tan d, d कितना है बेटा हमारा 30 डिग्री, बी सी कितना है बेटा हमारा h, और सी डी कितना है बेटा हमारा 8। सी डी कितना है हमारा 8। tan 30 1/√3 हो गया, तो h अपॉन में 8 आया, तो देयरफॉर बेटा h की वैल्यू आ गई 8 अपॉन में √3 मीटर्स। ठीक है जी, बाद में देखेंगे, इसको रैशनलाइज भी कर देंगे। ठीक है जी। अब ये तो h आ गया, अब हमें निकालना है x। अब देखो, अब तो h भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, या तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, मैं तो सलाह ही नहीं दूंगा, टाइम बड़ा वेस्ट होता है। अब या तो आप देखो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज का रिश्ता देख लो, या परपेंडिकुलर भी आ चुकी है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिश्ता, दोनों में से कोई एक रिश्ता देख लो। तो जो आप कहोगे वो मैं लगा दूंगा। जैसे चलो आप कैसे ही कहोगे, अब तो रिकॉर्डेड है। तो मान लो मैं साइन लगाता हूँ, तो मैं लगाता हूँ साइन डी। साइन डी आ गया बेटा हमारा बी सी अपॉन में ये बी डी। ठीक है जी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो साइन डी यानी 30 डिग्री हो गया।
ये कितना है बेटा हमारा h, और ये कितना है हमारा x। ये वैल्यू हो गई हाफ। h कितना दिया हुआ था बेटा आपको 8/√3, और ये है हमारा x। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई 16/√3 मीटर्स, 16/√3। लेकिन आपको क्या निकालना है हाइट ऑफ ट्री। तो बेटा हमारी हाइट ऑफ ट्री क्या आ जाएगी हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी हमारी h + x, विच इज इक्वल्स टू 8/√3 एंड 16/√3 विच इज 24/√3। ठीक है जी, तो रैशनलाइज करोगे 24/√3, √3 से इंटू √3 से डिवाइड, तो 24/√3/3, यानी आंसर आ गया 8√3 मीटर्स। क्या आंसर आ गया 8√3 मीटर्स। अब ये सवाल पूछते हैं बच्चे, सर √3 की वैल्यू डालनी है। गौर से सुनना, देखो क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि √3 की वैल्यू क्या है, तो नहीं भी डालोगे तो चलेगा। लेकिन अगर पेपर में आपके पास टाइम है और क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है, तो आप √3 की वैल्यू डालो। ये दो वैल्यूज तो याद रख लो बेटा, ये शायद याद ही होंगी वैसे तो। √2 होता है 1.414 एंड √3 होता है 1.732। ठीक है ना। अगर पेपर में आपका मन कर रहा है, समय बच गया, तो लास्ट में डालाना। ठीक है जी। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि √3 की वैल्यू है, तो आपको डालनी ही पड़ेगी एट एनी कॉस्ट। तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो। ठीक है ना, वैसे ऑप्शन है आपके पास। डन है जी। चलो, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको दो दो चीजें निकालनी थी, ये भी निकालना था और ये भी, तभी जाकर हमारे पास हाइट ऑफ ट्री आएगा। समझ में आया? धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम से आप सोचो रैपिडली समझ में आ जाए वो मुश्किल है। ठीक है ना, क्वेश्चन पे डिपेंड करती है ना चीजें। अब जैसे कितना प्यारा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, देखने बड़ा लग रहा है, लेकिन आप खुद भी कर सकते हो क्वेश्चन। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park। वो फिसलने वाला झूला होता है ना, एक तरफ से चढ़ो दूसरा फिसल के आओ, वही वाली बात हो रही है। For the children below the age of 5 years, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। छोटे बच्चों के लिए उसने क्या कहा कि एक ऐसी स्लाइड बनाएगी जो कि ग्राउंड लेवल से मात्र 1.5 मीटर ऊंची होगी, ऐसी आएगी। ठीक है जी। एंड इज इंक्लाइंड, यानी जो एंगल बना रही है, टू द ग्राउंड इज 30 डिग्री, और ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाएगी वो मात्र 30 डिग्री का होगा। ठीक है जी। तो ये तो हो गया बेटा छोटे बच्चों के लिए ट्रायंगल। गॉट इट। वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड। स्टीप मतलब थोड़ी खड़ी चढ़ाई। ठीक है जी। तो इस प्रकार से ऐसे बनाना चाहती है कि ताकि बच्चे रोमांच लें। तो यहाँ पर हाइट कितनी हो जाएगी उनकी 3 मीटर, और एंगल वो चाहती है कितना हो जाए 60 डिग्री। ओके, तो ये PQR बड़े बच्चों के लिए हो गया। गॉट इट। ये पार्टीशन आ गया छोटे बच्चों का, बड़े बच्चों का। आपको क्या निकालना है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड। स्लाइड की लेंथ क्या होगी, इसमें AC निकालना है और इसमें PR निकालना है। स्टेटमेंट दे दोगे? ठीक है ना। तो क्या करना है, लेट हाइट ऑफ द स्लाइड बी AB। ठीक है जी। एंड लेंथ ऑफ स्लाइड बी AC इसमें, और यहां पर हाइट ऑफ स्लाइड भी PQ और लेंथ ऑफ स्लाइड भी PR। वो दे दिया आपने। अब इस ट्रायंगल के अंदर काम करोगे, तो इन ट्रायंगल ABC के अंदर अगर आप काम करते हो, तो आपको निकालना है AC, और ये गिवन है 1.5। तो आप मुझे बताओ साइन लगाओगे, कॉस लगाओगे या टेन लगाओगे, ये तो आपको बताना पड़ेगा। तो ये है हमारा परपेंडिकुलर और ये है हमारा हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर क्या लग रहा है, साइन। तो हम यहां लगाएंगे साइन 30 डिग्री। ठीक है जी। विच इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन में AC। तो ये हाफ आ गया 1.5/AC। तो देयरफॉर AC की वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास 3 मीटर्स। तो छोटे बच्चों की जो लेंथ ऑफ स्लाइड होगी वो 3 मीटर की होगी। बड़े बच्चों की बात करेंगे तो एन ट्रायंगल PQR क्या लगाओगे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। यहां पर भी क्या लग रहा है बेटा हमारा, साइन लग रहा है। तो यहां पर आ गया साइन 60 डिग्री, विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारा PQ, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा PR। यह आ गया √3/2, यह आ गया 3 और यह आ गया PR। तो हमारा PR की वैल्यू आ गई 6 अपॉन में √3। रैशनलाइज कर दोगे तो ये आ जाएगी कहीं ना कहीं 2√3 मीटर्स। लास्ट में स्टेटमेंट, लेंथ ऑफ स्लाइड ऑफ छोटे बच्चे 3 मीटर, लेंथ ऑफ स्लाइड ऑफ एल्डर चिल्ड्रन इतनी आ गई।
क्लियर है बेटा? तो इसी फ्लो में आपको क्वेश्चन करने हैं। अभी भी रुक जाओ, पहले मेरे देखते रहो, अभी तो सिंगल वाला चल रहा है बेटा। अगला देखेंगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो पहला क्वेश्चन आया जहां पर एलिवेशन का इस्तेमाल किया गया है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एक तो इस चैप्टर की ड्रॉबैक ये है कि एक ही सांस में पूरा क्वेश्चन लिख देता है ये, मतलब फुल स्टॉप कहीं दिखता ही नहीं है, और छोटे छोटे क्वेश्चन ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो क्वेश्चन को आराम से तोड़ तोड़ के पढ़ना चाहिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर, टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये ग्राउंड लेवल हो गया, ये टावर हो गया, पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज 30 मीटर अवे। ये जो पॉइंट है ये 30 मीटर की दूरी पर है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री ही है। आपको हाइट ऑफ टावर निकालनी है। इतना प्यारा क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, है ना? तो लेट हाइट ऑफ टावर बी ए बी, डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर एंड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज बी सी। इस ए सी को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको उसको निकालना ही नहीं ना, उसकी जरूरत है आपको। तो अगर मैं ए बी निकालना चाहूँगा तो मैं क्या लगाऊंगा? परपेंडिकुलर और बेस। तो यहाँ पर हम लगाएंगे tan सी विच इज ए बी अपॉन में बी सी। tan सी, tan 30 डिग्री। ए बी कितना है बेटा हमारा? निकालना है। बी सी कितना है हमारा? 30। तो ये आया हमारा 1/√3। इधर देखो, 1/√3 ए बी अपॉन में 30। तो ए बी की वैल्यू आ गई हमारी 30/√3। रैशनलाइजेशन तो कर ही दिया करो यार। तो ये आ गया हमारा 10√3 मीटर। अब आपको वैल्यू डालनी नहीं डालनी, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर क्या आ गई? हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू 10√3 मीटर्स। क्लियर है? सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तो, ठीक है ना? अगले प्रश्न पर आए तो अब यहां पर आपको मल्टीपल ट्रायंगल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो सिंगल ट्रायंगल का तो गेम आपको समझ में आ गया होगा, उसमें कुछ भी नहीं है, एक रेशियो लगाओ काम हो गया। मल्टीपल ट्रायंगल की अब बिल्डिंग करते हैं। 1.5 मीटर का टॉल बॉय टॉल तो नहीं बोलेंगे, हाँ टॉल ही है खैर। 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है जी। तो ये ग्राउंड लेवल, ये 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग बाद में, और ये 1.5 मीटर का लड़का। ठीक है जी। तो इसको अगर हमें लेबलिंग करनी है तो ये दे रखा है 30 मीटर, सही है, और ये दे रखा है 1.5 मीटर। The angle of elevation from his eyes to the top of a building increases from 30 to 60 as he walks towards the building. सिंपल सी बात है, आप कुछ मत करो, आप थोड़ा सा ना अपने कमरे की जो एक वॉल होगी ना उसके एज को देखो और थोड़ा सा पीछे होकर आराम से देखो। मान लेते अभी एंगल 30 डिग्री का है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको लगता है कि एंगल बढ़ रहा है क्योंकि आपकी गर्दन उठ रही है। फिल्म थिएटर के अंदर आप आगे की सीट क्यों नहीं लेते हो? क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन बहुत ज़्यादा होता है, आपका गर्दन दुख जाएगा, समझ रहे हो? आप पीछे की सीट लेते हो क्योंकि वो जितना नॉर्मल के करीब होगा, एलिवेशन तब भी हो सकता है, लेकिन जितना नॉर्मल के करीब होगा उतना आपका गर्दन कम झुकेगी, मतलब उठेगी, तो आपको दर्द कम होगा। तो कहानी समझ में आ गई ना? तो जितना पास आओगे उतना ही आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा। मैं फ्रेम से बाहर तो नहीं चला गया? हाँ जी। तो जितना आप पास आओगे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा। तो ये लड़का भी थोड़ा सा आगे गया, ये लड़का भी थोड़ा सा आगे गया। ठीक है जी। पहले इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना पड़ रहा था? 30 डिग्री। ये पास गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया भैया? 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 60 डिग्री। बात समझो। तो ये आ गया हमारा 1.5 मीटर, ये आ गया हमारा 1.5 मीटर, तो ये कितना बचा बेटा? 28.5 मीटर। अब आप सोच रहे हो कि क्या सब ये लिखकर दिखाना पड़ेगा? ये भी 1.5 है तो ये भी 1.5 है? आंसर इज नो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। फिगर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर आंसर। अगर आप फिगर ऐसी बना रहे हो तो फिगर भी आपका आंसर का पार्ट है यहाँ पर, ठीक है ना बेटा? अब ध्यान देखो, ए या बी सी डी ई
एफ जी, ये आ गया। निकालना गया आपको, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। आपको बताना है कि वो कितना वॉक किया, आपको बताना है कि वो कितना वॉक किया। तो आपको ये बताना है एक्स। अगर ये एक्स है तो बेटा ये भी एक्स ही होगा, क्योंकि एक्चुअली ट्रायंगल तो ऊपर ही बन रहे हैं ना। इस स्क्वायर रेक्टेंगल का तो कोई काम है ही नहीं ना हमारा, हमें तो ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल में लगती है ना। और अगर मैं इसको भी थोड़ी देर के लिए वायलेट कर लूँ, इसकी जरूरत नहीं है मेरे को, लेकिन y के बिना x निकलेगा नहीं, ये भी गारंटी है। यहां पर आपके ना दो ट्रायंगल बन गए, आराम समझो भैया, पहला क्वेश्चन है इसमें दो ट्रायंगल आ गए और धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। यहां पर अच्छा पहले तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स देखो, जिस बच्चों ने लिखा है दो वो गलत है, आंसर तीन है। एक, दो और ये पूरा भी तो है तीन। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल कितने हैं, दो, एक ये वाला छोटे वाला और एक बड़े वाला। तो मैं अक्सर, मेरे पेड बैच के बच्चे जानते हैं कि मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि हमेशा छोटे ट्रायंगल से शुरू करो। लॉजिक कोई नहीं है, बस मेरा मन है, ठीक है ना। आप कोई भी ट्रायंगल से शुरू कर सकते हो, पहले बड़ा फिर छोटा, छोटा फिर बड़ा, लेकिन मैं कहता हूँ कि सिमेट्री अगर रखनी है तो हमेशा छोटे ट्रायंगल से शुरू करो। तो पहले हम छोटे ट्रायंगल से शुरू करेंगे, और छोटा ट्रायंगल हमारा क्या कह रहा है कि एन ट्रायंगल, कौन सा, ए बी डी, एन ट्रायंगल ए बी डी। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो हमें ये पता है ये निकालना है, क्योंकि y के बिना x नहीं है, क्योंकि बड़े ट्रायंगल के अंदर y होगा तभी ये पूरा लिख पाऊंगा मैं। वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा y क्यों जरूरी है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर हम लगाएंगे tan 60, तो tan d लगाया आपने, विच इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन में बी डी। tan 60 इज इक्वल्स टू ए बी है 28.5 और बी डी था बेटा हमारा y। क्या सर एक्स और वाई लेना जरूरी है, नहीं, आप बी डी भी लिख सकते थे, लेकिन बार बार बी डी लिखने में टाइम वेस्ट होगा, तो एक्स और वाई लेट कर लेना बढ़िया रहता है, बाकी आपकी इच्छा है। ये आया √3, 28.5। देखो मैं ना आपके सामने वो सवाल ऑटोमेटिकली ले आता हूँ जो ये पेड और ऑफलाइन के बच्चे मुझसे पूछते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चों के मन में ये सवाल होता है और रिकॉर्डेड में ये समझ में ये सवाल क्लियर नहीं होते, तो मैं वो सारे के सारे सवाल यहाँ पर ले आता हूँ, ऑलरेडी ले आता हूँ, कि ताकि आप भी ऐसा फील करें कि यू आर इन लाइव क्लास और आपकी कोई डाउट ना बचे। इसको हमने रैशनलाइज कर दिया, और रैशनलाइज करने के बाद हमको ये मिला 9.5 √3। ठीक है जी, ये 3 के टेबल से काटा ना, तो 3 9 था 27, 1.5 था तो 0.5 आ गया। गॉट इट। तो हमें y तो चाहिए नहीं था, इनफैक्ट हमें तो क्या निकालना है बेटा, हमें तो x निकालना है, हमें निकालना है x। तो x निकालने के लिए आपको ए बी एफ ट्राइंगल में, तो एन ट्राइंगल ए बी एफ, इसकी बात करेंगे बेटा। तो अब यहाँ पर लगाएंगे हम, ये 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यहाँ पर आ गया हमारा tan f, परपेंडिकुलर यानी आ गया हमारा ए बी, और बेस हमारा आ गया बी एफ, बेस हमारा आ गया बेटा बी एफ पूरा। ठीक है जी, tan 30, ये कितना था बेटा 28.5, और अगर इसको गौर से देखोगे तो है आपका x प्लस वाई, ये पूरा बी एफ है x प्लस वाई, जिसमें से y आप निकाल चुके। अब बताओ कि अगर मैं सीधा x निकालने को जाऊं तो निकलेगा, बिना y के निकलेगा ही नहीं। तो यहां पर बस ये बात देखनी है, ये आया 1/√3, 28.5 x प्लस 9.5 √3, क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 9.5 √3, ये आ गया 28.5 √3, तो x की वैल्यू आ गई 19 √3। तो देयरफॉर ही वॉक्ड 19 √3 मीटर टुवर्ड्स द बिल्डिंग। लिख सकते हो ही वॉक्ड 19 √3 मीटर्स टुवर्ड्स बिल्डिंग। ठीक है जी, इस प्रकार से आपको आंसर परोसना है, स्टेटमेंट यहां पर आपको लिखनी ही पड़ेगी, वो प्रेजेंटेशन आप दो। अच्छा एक बात बताऊं, पता है क्या बताऊं, क्या मुझे थोड़ा सा मेरी इंग्लिश इतनी वीक है कि मैं स्टेटमेंट नहीं लिख पा रहा हूँ। बेटा मैं एक बात बताता हूँ, स्टेटमेंट होनी जरूरी है, उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक ठीक है या नहीं, इट डजेंट मैटर एट ऑल। ठीक है ना, टीचर ना हमेशा देखो भाई, बीइंग अ टीचर 18 साल 19 साल हो गए पढ़ाते हुए,
कितनी बारी आंसर शीट्स चेक की होंगी, हज़ारों लाखों आंसर शीट्स चेक की होंगी। लाखों तक तो नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन हज़ारों तो मैंने कर दी होगी, पहुंचने वाला हूँ लाखों तक। तो जब भी हमारे सामने एक आंसर शीट आती है तो हम ये देखते हैं कि बच्चे ने प्रेजेंटेशन किया है कि नहीं किया। अब उसमें वो सही लिखा है नहीं लिखा, वो बहुत ही रेयर चेक होता है। मतलब 100 कॉपियों में से भी शायद एक नहीं करते होंगे, बस ये देखते होंगे हाँ भाई ये ठीक है, आंसर ठीक है, ओके, 10 लगाया, डी लगाया, ओके, ये स्टेप तो नहीं खा लिया, हाँ स्टेटमेंट है, ओके। उसमें ग्रामेटिकल ये थोड़ा इज एम आर की चेकिंग हो रही है, नहीं हो रही। वो आप अपनी तरफ से टूटी फूटी अंग्रेजी में भी बना दोगे तो बना देना, कोई टेंशन नहीं, बनाना जरूर है बस। चले अगला देखो। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, अब वो वक्त आगे अभी आने वाला है जब आपको खुद फिगर बनानी, तो पेन कॉपी लेके बैठो, इसकी तो मैं आप बनाऊंगा, अगले की शायद आप बनाओगे। कह रहे फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60। एक सांस में पूरा का पूरा क्वेश्चन ये सॉल्व कर देता है, एक सांस में, समझ रहे हो? एक सेकेंड, हाँ जी। तो यहां पर क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पहले तो ग्राउंड बनाओ, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक सेकंड, मेरी रिकॉर्डिंग तो नहीं रुक गई, एक सेकंड बेटा, हाँ जी चल रही है जी, चल रही है, और सांस आ जाती है भाई कि रिकॉर्डिंग तो नहीं खराब हो रही मेरी, कहीं कई बार ही हो जाता है भाई। चलो, तो फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर। आपने देखा होगा अक्सर लोगों के घर में एयरटेल का, वोडाफोन का एक टावर लगा होता है, वो किराया आता भी है, मोटा अच्छा खासा किराया आता है, अपनी छत दे दो, वो आपके छत पे आके क्या लगा देंगे, एक ट्रांसमिशन टावर लगा देंगे, और आपको किराया आएगा हर महीने, ठीक है ना। लेकिन कहते हैं लगवाना नहीं चाहिए, बाकी उससे कुछ रेज निकलती हैं ऐसी, तो वो बाकी देखे होंगे आप लोगों ने। तो ग्राउंड लेवल से आपने एंगल बनाना है, एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम पर एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, बॉटम ऑफ ट्रांसमिशन टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे 45 एंड 60। तो जो बॉटम पे बन रहा है वो 45 है, और जो ये पूरा बन रहा है वो 60 डिग्री का है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की हाइट निकालनी है, ठीक है जी। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी हो गया। अब अगर हम बात करें, अगर आपको ये एच निकालना है तो आपको 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं, 1 2 और पूरा, जबकि ये व्हाइट वाला ट्रायंगल किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करना है। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल छोटे वाला जो है वो BCD है। आपको इसको लेट करना है तो कर लो, वरना आप CD भी ले सकते हो, लेट करते हो तो भी ठीक है। इसको X ले लिया हमने। तो इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD क्या लगेगा? 45 है, बेस परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यहां पर आया tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू BC अपॉन में CD। ये आया 1, BC कितना बेटा 20, और CD कितना हमारा X। तो मेरे X की वैल्यू भी कितनी आ गई बेटा? 20 मीटर आ गई। मेरे X की वैल्यू कितनी आ गई? 20 मीटर, ठीक है जी। अब इधर हम बड़े ट्रायंगल की बात करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ACD, नाउ इन ट्रायंगल ACD बड़े ट्रायंगल की बात करेंगे तो वहां पर लगेगा बेटा tan 60, फिर वही परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये कितना है बेटा? AC, और बेस फिर क्या है हमारा? CD। बेस फिर क्या है? CD। ये आ गया √3। AC कितना है बेटा? H+20, और CD कितना है बेटा हमारा? X। अगर हम छोटे ट्रायंगल से X ना निकालते तो क्या H निकल जाता? नहीं। तो छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल की मदद करेगा, या बड़ा ट्रायंगल छोटे ट्रायंगल की मदद करेगा, इसलिए दोनों ट्रायंगल में काम करना बहुत जरूरी है। अब यहां पर अगर आप सॉल्व करोगे, हाँ जी, तो √3 H+20 अपॉन में 20 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 √3 इज इक्वल्स टू H+20, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल्स टू H। तो हमारी हाइट कितनी आ गई बेटा? 20 कॉमन ले लेंगे, √3 - 1 मीटर्स आ गई।
ठीक है ना। तो हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर क्या आ गई 20 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। फिर कहूंगा टाइम होगा तो √3 की वैल्यू पेल देना। गॉट इट, क्लियर है जी। अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपको वीडियो को पॉज करना है। अगला क्वेश्चन करने के लिए आपको वीडियो को पहले पॉज करना है, फिगर बनानी है, फिर मैं आपको बताऊंगा फिगर ठीक है या नहीं है। सॉल्व करना चाहो सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन फिगर तो आप बनाकर चेक करोगे, चाहे गलत बनाओ सही बनाओ, मां कसम लगेगी जो जो इस वीडियो को अभी यहां तक देख रहा है वो पहले फिगर बनाएगा और फिर आगे देखेगा, ठीक है ना। उसका कारण है क्योंकि आपको मेरा काम है समझाना, समझ रहे हो। तो आपको प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तो मैं असमर्थ रह जाऊंगा समझाने के लिए। गॉट इट। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। तो ये वाला क्वेश्चन आपको अब करना है बेटा। कह रहे अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, इसकी फिगर लगभग पुराने क्वेश्चन जैसे सेम है। स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ अ पेडिस्टल, पेडिस्टल का मतलब स्टूल वगैरह हो सकता है, जैसे ये मेरे यहाँ पे पड़ा है, ये भी एक पेडिस्टल ही है, जैसे इसके ऊपर मैंने एक स्टैचू रख दिया, ठीक है ना। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। आपको हाइट ऑफ पेडिस्टल बतानी है। तो वीडियो को यहीं पर पॉज करो और जब हो जाए तो ही आना, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो देखो चेक करेंगे अपना अपना क्वेश्चन बेटा। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। तो ये तो ग्राउंड लेवल हो गया सबसे पहले, ये हो गया हमारा एक पेडिस्टल। पेडिस्टल के ऊपर हमने क्या रखा है, एक स्टैचू। स्टैचू है 1.6 मीटर का, स्टैचू है हमारा 1.6 मीटर का। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, टॉप ऑफ द स्टैचू, टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का है। एंड टॉप ऑफ पेडिस्टल कितना डिग्री का बेटा 45। सेम हो गया बेटा, ये 45, ये आ गया 60, ये आ गया। अब आपको हाइट ऑफ पेडिस्टल निकालना है और ये क्या हो गया x हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, चेक करेंगे। सेम क्वेश्चन है, ये गिवन है, ये निकालना है बस, डिट्टो कॉपी सेम क्वेश्चन है। क्लियर है बेटा, डन है बात। देखो अब फिर वही काम करेंगे बेटा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। पहले बी सी डी छोटे ट्रायंगल में, एन ट्रायंगल बी सी डी, इसको फटाफट से निपटा देते हैं। ये आ गया छोटा ट्रायंगल, क्या लगाया हमने tan 45 परपेंडिकुलर यानी h, बेस यानी x, ये 1 है, h अपॉन में x। यहां पर कोई वैल्यू नहीं आई, यहां पर एक रिलेशन आया। जितनी वैल्यू इंपॉर्टेंट है उतना ही रिलेशन इंपॉर्टेंट है। देखो हमें x निकालने को तो बोला ही नहीं, हमें तो खाली h निकालने को बोला है, लेकिन x की जरूरत पड़ेगी ना, h निकालने बताया था, लेकिन हमें तो x की वैल्यू भी नहीं आई, लेकिन एक रिश्ता तो आ गया। तो रिश्ता भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वैल्यू, ठीक है जी। गहरी बात है वैसे तो ये बहुत ज्यादा। अब अगर हम बात करेंगे इन ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, बड़े ट्राइंगल की बात करोगे तो यहां आएगा tan 60, यहां पर क्या आ गया बेटा tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन में सी डी, ए सी अपॉन में सी डी। tan 60 की वैल्यू √3, ए सी पूरा कितना है 1.6 प्लस h अपॉन में x। अब आप बताओ, आपको x की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन x h की तो बराबर है, आपको निकालना गया क्वेश्चन में h, तो आ जाएगा। पूरा क्वेश्चन एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो, ये लो जी, ये भी h है, क्रॉस मल्टीप्लाई √3h 1.6 प्लस h, इधर लेके जाओ √3h माइनस h 1.6, h कॉमन लिया, √3 - 1 इज इक्वल्स टू 1.6। तो यहां पर h की वैल्यू क्या आ गई 1.6 अपॉन में √3 - 1। इसको क्या कर दोगे बेटा आप रैशनलाइज, इतना तो कर लोगे, रैशनलाइज तो कर ही लिया होगा या कर लोगे। ये आ गया जी, सही है जी, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 0.8 √3 + 1 आंसर आएगा, तो वो देख लेना। मेन है बेटा फिगर, अगर आपने फिगर ढंग से देख ली तो काम आपका हो गया, ये बात आप समझ चुके होगे। आप चले आगे, चलो अब ये यहां पर भी अब देखो, अब आने वाले हर एक क्वेश्चन में फिगर खुद बनाओ, क्योंकि आप मोर देन हाफ चैप्टर पढ़ चुके हो, आधे से ज्यादा चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो अब आपको यहाँ पर खुद से मेहनत करनी शुरू कर देनी है। तो बाबा नहीं बोलूंगा, हर एक क्वेश्चन से पहले वीडियो को पॉज कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पर एंगल 30 बन रहा है, और उल्टा करें यानी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से
टावर के टॉप पर जो एंगल बन रहा है वो मात्र 60 डिग्री का है। और अगर टावर 50 मीटर का है तो हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या होगी? देखो भैया, एक छोटा एक बड़ा है, ये तो पता है। एक छोटा है और एक बड़ा है। कौन छोटा है कौन बड़ा है ये कमेंट में लिख के बताओ। बिल्डिंग बड़ी है या टावर? तो कौन बड़ा है मैं आपको बताता हूं, वो एंगल बताएगा। कह रहे हैं बिल्डिंग के टॉप पर टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पर जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का है, और बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पर जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है। तो टावर के जो टॉप पर एंगल बन रहा है वो ज्यादा है। टावर के टॉप पर जो एंगल बन रहा है वो ज्यादा है, तो जो एंगल ज्यादा होगा वो ज्यादा ऊंचा होगा। बिल्डिंग, ये है हमारी बिल्डिंग, यहां पर लिख देते हैं हम, ये है हमारी बिल्डिंग और ये है हमारा टावर। बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पर एंगल बन रहा है 60, और टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पर एंगल बन रहा है 30। होगी ना बात सही? क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है ये छोटा है, तो बिल्डिंग भी क्या होगी? छोटी। और यहां हमको टावर दे रखा है 50 मीटर का। भाई छोटी हाइट की चीज को देखोगे आप अपने घर में, मैं कैसे मुझे पता तुम्हारा घर में क्या है क्या नहीं है। हाँ, तो जैसे अगर कोई चीज यहाँ रखी है इसको देखना, और चीज यहाँ रखी है उसको देखना, तो एंगल बढ़ जाएगा, ठीक है ना, सेम पॉइंट से। तो यहाँ पर आया ए, ये आया बी, ये आया सी और ये आया डी। आपको निकालना हाइट ऑफ टावर, सॉरी हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो इसको भी लेट करना है तो क्या लेट कर सकते हो आप? एक्स लेट कर सकते हो। ठीक है जी, दो ट्रायंगल आ गए यहाँ पर बेटा, एक छोटा और एक बड़ा। तो पहले छोटे ट्रायंगल में काम कर लें। इन ट्रायंगल डीसीबी या बीसीडी, इन ट्रायंगल बीसीडी क्या आ गया? tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 1/√3। अब देखो वैल्यू तो नहीं आई लेकिन एक रिश्ता आ गया। आया कि नहीं आया? तो हमारी x की वैल्यू आ गई √3h। इसको फर्स्ट ले लिया। अब किस ट्रायंगल में बात करेंगे? बड़े ट्रायंगल में, ABC, इन ट्रायंगल ABC। ओके, tan 60 सॉरी, बड़े ट्रायंगल में tan 60 क्या लगा बेटा? परपेंडिकुलर यानी 50 अपॉन में बेस यानी x आ गया। ये है √3, 50/x। तो देखो यहाँ तो x की वैल्यू डायरेक्ट ही आ गई 50/√3, पर हमें x थोड़ा ना निकालना है, ये वैल्यू यहाँ पर डाल दो तो हमारी हाइट आ जाएगी। x क्या है बेटा हमारा? 50/√3 इज इक्वल्स टू √3h। तो h आ जाएगा बेटा 50/3, बोले तो 16.67 मीटर। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग आ जाएगी 16.67 मीटर्स। ठीक है जी। किन किन को लगता है कि यार अब फिगर हाथ में लग जाए या फिगर बन जाए तो मैं सारा काम कर लूंगा? किन किन को लगता है कमेंट सेक्शन में एक थम्स अप दे दें। किन किन बच्चों को लगता है? और अगर ऐसा लगता है तो वी आर फोकसिंग ऑन फिगर नाउ। ठीक है जी, ओके ना, डन। तो सबसे ज़्यादा ध्यान फिगर पे ही है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको मैं फिगर बनाकर 75% सॉल्व करके छोड़ूंगा आपके लिए। बहुत ईजी है, मैं नहीं भी कराऊंगा तो हो जाएगा। तो पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट साइड, अपोजिट ईच अदर ऑन द ईदर साइड ऑफ द रोड। तो एक रोड है, दो पोल है एकदम बराबर साइड हाइट के। ठीक है जी। और जो रोड है वो 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, इधर उधर कहीं पर भी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो यहां से इसके ऊपर एंगल और यहां से इसके ऊपर एंगल 60 डिग्री है और 30 डिग्री। अब कौन सा 60 है कौन सा 30 है ये कैसे पता चलेगा भाई? ऑब्वियस ही बात है, जो पास होगा वो ज्यादा होगा, जो दूर होगा वो कम होगा। बताया ना, जितना पास जाओगे एंगल बढ़ जाएगा, जितना दूर होगे एंगल कम होगा। ठीक है जी। एक आ गया 60, एक आ गया ये। आपको हाइट ऑफ पोल निकालना है तो बस निकाल लेना भाई, हाइट ऑफ पोल h निकालना है ना यहाँ पर बस। और ये अगर x है बेटा तो ये कितना होगा? 80 - x हो जाएगा। ये भी निकालना है आपको, तो हाइट भी निकालनी और इनके बीच में गैप भी निकालना है। तो पहले छोटा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, खुद भी हो जाएगा। देखो बड़ा ही सिंपल है। अब तो घिसा बेटा वही काम करना है ना। क्या आ गया बेटा? tan 60 क्या आया? h अपॉन में x √3 h अपॉन में x।
तो √3x इज इक्वल्स टू h आ गया। यह आ गई पहली इक्वेशन, रिश्ता इंपॉर्टेंट है। फिर यहां पर हम बात करेंगे इन ट्राइंगल EDC, EDC क्या आया, tan 30 इज इक्वल्स टू h अपॉन में 80 माइनस एक्स। tan 30 क्या है बेटा हमारा 1/√3 और h भी क्या है बेटा हमारा √3x है, और ये कितना आया 80 माइनस एक्स। तो पूरा क्वेश्चन x में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर आ गया बेटा हमारा 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3x, 80 इज इक्वल्स टू 4x, x की वैल्यू आ गई 20। तो यानी इनका गैप कितना है, यानी अगर हमारा BC आ गया x तो ये कितना आ गया 60। एक काम तो हो जाएगा। और अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ, कहाँ पर पुट कर दूँ, यहाँ पर पुट कर दूँ, तो मेरी हाइट आ जाएगी, हाइट कितनी आ जाएगी बेटा 20√3 मीटर्स। तो मेरे आपसे कैलकुलेशन अब कोई डील नहीं बची है, कैलकुलेशन तो हो ही जाएगी यार हमारी। आगे देखेंगे क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ, अब यहाँ पर थोड़ा सा एंगल ऑफ, अच्छा अभी भी हाँ आ गया, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी आ गया। तो डिप्रेशन का मतलब कुछ नहीं है, नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आप देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले तो ग्राउंड लेवल बनाना चाहिए। हाँ जी, तो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो ये ग्राउंड लेवल हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसके टॉप से उसके टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ऑब्वियस सी बात है, किसी के टॉप से दूसरे के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो यानी वो चीज़ उससे और बड़ी होगी ना, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। कितना बन रहा है बेटा 60 डिग्री। ये 7 मीटर है, हाँ या ना, और ये आ गया 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू इट्स फुट, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है ये वाला वो बन रहा है 45। एंगल ऑफ डिप्रेशन नॉर्मल रे और रे ऑफ साइड के बीच में बनता है, यानी ये कितना आ गया 45। अगर ये 45 है तो बेटा ये भी 45 होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता ऊपर है लेकिन काम नीचे ही आता है, ठीक है ना। तो ये आ गया। अच्छा अब ध्यान समझो, ये भी कितना होगा बेटा 7 मीटर ही होगा। निकालना क्या है बेटा आपको, हाइट ऑफ द टावर, यानी हाइट ऑफ टावर निकालना है। तो ये h निकालना है आपको। ओके, हाइट ऑफ टावर ये पूरा है। अगर बात करूं यहाँ पर, यहाँ लिख भी देता हूं, जो हमारा हाइट ऑफ टावर होगा वो क्या होगा बेटा h+7 होगा ना, h+7। तो पहले h निकाल के 7 जोड़ देना। अच्छा इसको हम ले लेते हैं x। अब यहाँ पर A B C D E, तो सबसे पहले तो EDC ट्रायंगल में काम कर लो। इन ट्रायंगल EDC क्या लगा tan 45, 7/x, ये 1 होता है, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई 7। फिर अब इस ट्रायंगल बात कर लो ABE, इन ट्रायंगल ABE, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ बात हो गई tan 60, h अपॉन में, अगर ये x है तो ये भी कितना होगा बेटा x ही होगा, √3। h की वैल्यू पता नहीं है लेकिन x की वैल्यू पता है 7, तो h आ गया हमारा 7√3। आपको निकालना हाइट ऑफ टावर, वो आ गया h+7, यानी 7√3 + 7, 7 कॉमन लेंगे, √3 + 1 मीटर्स। ठीक है जी। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर इस ट्रायंगल में भी तो लगा सकते थे। ये ट्रायंगल एकदम सेम है, तो इन दोनों में से किसी एक पे भी काम कर लो तो सेम ही रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये कितना है x, ये कितना है 7, ये कितना है x, ये कितना है 7, 45 दे आर सेम ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, किसी पे भी काम कर सकते हो। क्लियर है बेटा, नो मुश्किल, इजी टॉपिक। फिगर बनाने पे ध्यान लगाना पड़ेगा बेटा, क्या करेंगे चलो। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस from the sea level the angle of depression of two ships are 30 डिग्री and 45 डिग्री। ठीक है जी। तो एक लाइट हाउस से आप दो शिप्स को देख रहे हो, दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि दोनों शिप लाइट हाउस के एक तरफ हैं या एक इधर है और एक इधर है। ये क्वेश्चन आगे पढ़ के पता चलेगा। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, तो यहां से क्लियर हुआ ऑन द सेम साइड, तो ये एक पानी हो गया, ये हो गया हमारा
लाइट हाउस, एक शिप ये रही और एक शिप ये रही। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ये दे रखा है, डिप्रेशन एंगल है तो ऊपर दिखाना पड़ेगा बेटा प्लॉट करके। कितना कितना दे रखा है आपको, 30 डिग्री एंड 45, ठीक है ना। तो एक है 30 और एक है हमारा 45, हल्का हल्का दिखा दो तो ऑब्वियस सी बात है पास वाला आ जाएगा 45, दूर वाला आ जाएगा हमारा 30 डिग्री, ठीक है जी। और ये लाइट हाउस की लेंथ दे रखी है 75 मीटर्स। आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, ठीक है जी। आपको इनके बीच की दूरी बतानी है, एक्स निकालना है। इसको वायलेट कर लेते हैं। आई होप ये आप होमवर्क में आराम से कर लेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन सिर्फ दिखाने के लिए होता है, एक्चुअली उसका काम तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आने के बाद सेम हो जाता है। देखो ये सेम क्वेश्चन आपने ऑलरेडी किया हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमने ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है। ये रहा देखो, नीचे वाला पार्ट का तो काम ही नहीं था, ये वाला क्वेश्चन आपने किया हुआ है, एक्स निकाला नहीं था आपने, ये सेम वही है बेटा। हाँ जी, तो यहाँ पर अगर हम, अच्छा मुझसे ही कराओगे तो बात अलग है, खुद करोगे तो हो ही जाएगा। ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी, तो tan 45 फटाफट से कर देता हूँ, 75 अपॉन में y, ये 1 होता है, 75 अपॉन में y आ गया 75 मीटर्स, ठीक है जी। लेकिन हमें तो बड़े ट्रायंगल में भी लगाना है, तो यहाँ आ जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 75 अपॉन में x प्लस वाई, पूरा ही आएगा बेटा। ये होता है 1/√3, 75 x कितना है बेटा आपका निकालना है, और y कितना है आपका 75, क्रॉस मल्टीप्लाई 75√3, ये वहाँ चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 75√3 माइनस 75, तो x आ गया हमारा 75 कॉमन √3 माइनस 1 मीटर्स। क्लियर है, डन है इतना, सॉर्टेड। आगे देखें अगला प्रश्न, 1.2 मीटर गर्ल स्पॉट्स अ बलून। आपके एनसीईआरटी में इसकी फिगर दी हुई है तो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसकी फिगर बनाता हूं और फिर आपको दे दूंगा। ये आसान सा क्वेश्चन है। 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स, अच्छा पेपर में फिगर नहीं आती, बता दूं मैं आपको, कहीं इस भ्रम में हो कि फिगर आएगी, खुद ही बनानी होगी। ये रहा ग्राउंड लेवल, 1.2 मीटर गर्ल एक बलून को स्पॉट करती है मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। बलून ऐसे नहीं जा रहा, बलून ऐसे चल रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे चल रहा है। तो एक बलून था, ये रहा बलून, और इसको वो स्पॉट करती है, और इसकी जो कांस्टेंट हाइट है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसकी जो हाइट कितनी है बेटा वो 88.2 है, ठीक है जी, ये रही। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था बेटा इसका 60 डिग्री था, कितना था 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30, क्योंकि बलून आगे भाग गया होगा। कुछ समय बाद जब बलून आगे चला गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया बेटा 30 डिग्री हो गया। ये अभी भी कितना बेटा 88.2 ही है। आपको बताना है कितना वो आगे गया। तो सेम क्वेश्चन हो गया ना, देखो अभी किया। अब यहाँ पर आप बस थोड़ी सी कारीगरी कर लो, ये 1.2 है, ये 1.2 है, तो ये कितना हो गया बेटा 87, ये भी कितना हो गया बेटा 87। इसको ले लेंगे हमें x, हमें क्या निकालना है इस बारी y। तो पहले छोटा ट्रायंगल और फिर बड़ा ट्रायंगल। दिस इज योर होमवर्क। फिगर बना दी, देखो तुम्हारे भाई ने इतनी प्यारी सी, सही है, क्लियर है बेटा। आगे बढ़े, अगला सवाल। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा देखो स्पीड और टाइम को लेकर एक बात की गई है, ध्यान से पढ़ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, मतलब मेरी भाषा में अगर हम बात करेंगे ना बच्चों, तो मेरी भाषा के अंदर इसको बोला जाएगा चुम्मेश्वरी क्वेश्चन। बच्चे जानते हैं कि भैया चुम्मेश्वरी क्वेश्चन क्या होता है। वो क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है पेपर में, मतलब एनसीईआरटी के अंदर इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत धमाकेदार है। बाकी ऐसे स्पीड और टाइम वाले क्वेश्चन जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे तो बहुत सारे लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है ना। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, देखो अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, एक फुट ऑफ द टावर की तरफ वो जा रहा है। अ मैन इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ऊपर खड़ा एक व्यक्ति एक गाड़ी को ऑब्जर्व करता है, बड़ा गंदा ऑब्जर्व कर रहा है,
एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। कितना डिग्री है बेटा? 30 डिग्री है। सही है जी। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। और जो गाड़ी है वो यहां पर चलते हुए आ रही है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है ना, ये आ गई गाड़ी। ठीक है, मान लो 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद गाड़ी यहां पहुंच जाएगी। ठीक है जी, गाड़ी यहां पे पहुंच जाएगी और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा बेटा? 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 60, ये हो गया हमारा 30। यहां पर यहां तक का जो टाइम लगा है वो लगा है 6 सेकेंड, और यहां से यहां तक की स्पीड को आप मान लो x मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले तो प्रश्न में हम लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड बी x मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या हो गई? x मीटर पर सेकेंड हो गई। तो आप मुझे बताओ, अगर टाइम ये है, स्पीड ये है, तो भाई दूरी कितनी तय कर ली? जल्दी जल्दी बता दो। देखो एक्चुअली हम जब ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं तो हमें डिस्टेंस चाहिए, ठीक है ना। तो अगर टाइम 6 सेकेंड है, स्पीड हमने मान ली x मीटर पर सेकेंड, तो आप मुझे बताओ दूरी कितनी होगी? तो दूरी यहां पर हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम, यानी 6x हो जाएगी। दूरी हो जाएगी यहां पर 6x, और यहां तक की दूरी को आप ले लो y मीटर्स, और हाइट हम ले लेते हैं h मीटर्स। अब पढ़ लो क्वेश्चन पूरा। 6 सेकेंड लेटर द angle of depression of the car is found to be 60. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. यहां से लेकर यहां तक कितना समय लगा ये बताना है। यहां से यहां तक, यानी अगर ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, D से C तक की दूरी 6 सेकंड में हुई, तो C से B तक की दूरी कितने सेकंड में होगी, आपको ये बताना है। तो अभी बता देते हैं। सेम काम है, काम तो वही करना है। छोटा ट्राइंगल, एन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, क्या लगाएंगे बेटा? tan 60। ये आ गया h अपॉन में y, √3 होता है, y मल्टीप्लाई, तो h की वैल्यू आ गई बेटा √3y। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सही है जी। फिर बड़े ट्राइंगल में बात करेंगे ए बी डी, एन ट्राइंगल ए बी डी, एन ट्राइंगल ए बी डी, ये आ गई बात। tan 30 की वैल्यू आ गई, tan 30 इज इक्वल्स टू h अपॉन में दिस 6x प्लस वाई, h अपॉन में 6x प्लस वाई, दिस इज 1/√3। h की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो, √3y, 6x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3y, 6x इज इक्वल्स टू हो गया 2y, तो देयरफॉर y आ गया 3x मीटर्स। y कितना आ गया बेटा? 3x मीटर, यानी y को ट्रेवल करने की दूरी पता चल गई। अब आपके पास है डिस्टेंस 3x मीटर्स। ठीक है जी, आपको टाइम निकालना है ना, तो स्पीड कितनी है बेटा हमारी? x, तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, सो सिंपल, यानी 3 सेकंड लगेंगे आपको यहां से वहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है जी, आराम से इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लो और फिर आगे बढ़ना। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले इस ट्रायंगल में लगाया आपने, √3y इज इक्वल्स टू h आ गया। फिर बड़े ट्रायंगल में लगाया तो y इज इक्वल्स टू 3x आ गया। अब y जो है वो दूरी है, स्पीड यूनिफॉर्म है, तो टाइम कितना आ जाएगा? 3 सेकेंड। फॉर्मूला लग गया। डन है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 2 एग्जाम्पल, बाकी सारे एग्जाम्पल बच्चों से हो जाते हैं। मैं 2 एग्जाम्पल लेकर आया हूँ, एक ये है, 2 नहीं 3 एग्जाम्पल हैं। 3 एग्जाम्पल लेकर आया हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ 7-8 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं, वो मैं करा रहा हूं आपको। क्वेश्चन तो लगभग मैंने सारे करा दिए, लगभग 95% क्वेश्चन हमने बोर्ड पे किए। द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर जब सन का ऑल्टीट्यूड 30 हो जाता है व्हेन इट वाज 60। तो देखो, अगर एंगल 30 है और 60 है, तो देखो ये है टोटल शैडो, ठीक है ना। शैडो अगर 60 है तो मान लेते हैं x हो जाता है, और शैडो अगर 30 है तो वो 40 मीटर ज्यादा हो जाता है। तो यानी ये कितना हो गया बेटा? 40 हो गया, हाँ या ना।
दोबारा पढ़ लो। शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन ऑल्टीट्यूड इज 30 देन व्हेन इट इज 60। जब 30 है तो 40 मीटर ज्यादा है एज कंपेयर टू 60। ठीक है जी, ये हो गया हमारा हाइट। आपको क्या निकालना है बेटा? हाइट ऑफ द टावर। तो पहले छोटे ट्रायंगल में, अब देखो सॉल्व तो आप खुद भी कर लोगे। tan 60 आ गया h अपॉन में x। अब मैटर सॉल्व करने का तो रहा ही नहीं, प्रेजेंटेशन भी समझ में आ गई और सॉल्व भी, बस फिगर बनाना एक मैटर बचा है, वो आपको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है। tan 30 इज इक्वल्स टू h अपॉन में x प्लस 40 1/√3। ये आ गया बेटा √3x x प्लस 40। तो x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 3x, 40 इज इक्वल्स टू 2x, x की वैल्यू आ गई 20। ये यहाँ पुट करोगे तो हाइट ऑफ टावर आ जाएगी 20√3। ठीक है जी, इतना सिंपल गेम है। तो फिगर बनानी है, ये भी फिगर बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं फिगर बनाऊंगा, कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। तो पहले तो ग्राउंड लेवल ले लिया, ये ले लिया। एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है और एक है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। ठीक है जी, इसके टॉप से इसके टॉप पर, इसके टॉप से इसके बॉटम पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम एन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आर 30 एंड 45। तो ये 30 है और ये कितना है 45, ये है 8 और ये है h। और एंगल ऑफ डिप्रेशन बस दिखा देना ऐसे बनाकर। ठीक है जी, इसको x ले लो, इसको भी x ले लो। 50 बारी किया बेटा, पहले इस ट्रायंगल में और फिर बड़े वाले ट्रायंगल में आपको निकालना। अब देखो क्या क्या निकालना है। हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यानी h प्लस 8 निकालना है एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स यानी x भी निकालना है। निकाल लोगे फटाफट से कमेंट सेक्शन में, माँ कसम होगी कोई एनसीईआरटी नहीं देखेगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देना। आपको बताना एक तो x की वैल्यू और एक बतानी है h प्लस 8 की वैल्यू। ठीक है जी, तो ये भी एक होमवर्क में दे देते हैं, लास्ट में पूरा कराता हूँ। देखो ये फिगर रेफरेंस के लिए लाया हूँ, अभी हटा रहा हूँ मैं इसको, पेपर में नहीं आएगी फिगर। क्यों हटा रहा हूँ बताता हूँ। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन द अपोजिट साइड। अभी याद है वो लाइट हाउस और शिप वाला क्वेश्चन आया था, मैंने कहा था लाइट हाउस से ऊपर एक बंदा खड़े होकर दो शिप को देख रहा है, वो शिप एक साइड भी हो सकती है या अपोजिट साइड भी हो सकती है, तो वो तो थी एक साइड पर। अब अपोजिट साइड वाला भी क्वेश्चन एक कराना बड़ा जरूरी है, वो यही है। तो यहाँ पर शिप विप तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर खड़े होकर, अरे ऋषिकेश जाओ तो मजा आता है, तो आप एक ब्रिज पर खड़े हो, इधर भी एक बैंक ऑफ रिवर है, इधर भी बैंक ऑफ रिवर है, घाट है। ठीक है जी, आप उधर देख रहे हो और उधर देख रहे हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन पड़ रहा है, एक एंगल है 30 और एक एंगल है 45। ब्रिज की जो ऊंचाई है पानी से वो है 3 मीटर ऊंची। आपको विड्थ ऑफ रिवर बतानी है, ठीक है ना, आपको क्या बतानी है, विड्थ ऑफ रिवर। तो देखो, तो कहानी तो वैसे बना रखी है, आप यहां पर खड़े हो, ये आ गया, ऊपर से आप रिवर के दो बैंक्स देख रहे हो। ठीक है जी, और ये जो पास वाला एंगल होता है ये पड़ेगा आपको 45, क्योंकि यहाँ पर बन रहा है ना एंगल, तो 45, और ये वाला एंगल पड़ेगा आपको 30 डिग्री। ये है आपका 3, इसको ले लेंगे हम x और इसको ले लेंगे हम y। समझ में आई बात? पहले इस ट्रायंगल में लगा लो tan 45, tan 45 क्या आया 3 अपॉन में x, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3। फिर आएगा जी tan 30, क्या आ गया 3 अपॉन में y, 1/√3, 3 अपॉन में y, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3√3। तो अगर आपको निकालना है विड्थ ऑफ रिवर, वाओ, विड्थ ऑफ रिवर, तो वो क्या हो जाएगी बेटा x प्लस वाई। x कितना है 3, y है 3√3, तो आंसर इज 1 प्लस √3 मीटर्स। सही है जी, सॉर्टेड है गेम, समझ में आ गया प्यारे बच्चों। तो ये है हमारा चैप्टर, आराम से इस क्वेश्चन को देख लेना। ठीक है जी, इनफैक्ट सारे ही क्वेश्चन को देख लेना, ये खत्म होता है हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। एडवाइस ले जाओ भाई। देखो सबसे पहले तो आपने ये पार्ट्स अभी रुक रुक के किया, देखा, हेल्प ली, तो पहले तो 2 बार ये चैप्टर को आप
खुद से करोगे। जो बच्चा जेन्युइनली इस चैप्टर को सीखना चाहता है, स्कोर करना चाहता है, देखो केस स्टडी भी आएगी इसकी, वो आने की पूरी पूरी उम्मीद केस स्टडी इस चैप्टर से होती है। तो आपने इस चैप्टर को लगभग 2 बारी एनसीईआरटी से करना है विद एग्जाम्पल, और उसके बाद आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पर आ सकते हो, एग्जाम्पलर, ओसवाल और बतेरी किताबें हैं, ठीक है ना। बाकी हम भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी एक्स्ट्रा लेकर आएंगे। टिल देन आप पहले एनसीईआरटी को अच्छे से मन लगा के प्रिपेयर कर लो, ठीक है जी। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए कमेंट सेक्शन में बता दो, और मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।